हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये जो आपका आई दृष्टि जो मैगजीन था, ये आपका अपडेटेड जो वर्जन आया है अक्टूबर और नवंबर के लिए जो आया था उसे हम करने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी हमने और भी जितनी इसका जो आया था अपडेट, मतलब ऐसे शुरू शुरू में तब से लेकर उसके जितने भी कंटेंट हैं उन्हें हमने कवर कर रखा है इसी चैनल पे। आप चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसकी ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, तो जो अपडेटेड है ये अपडेट वाला है जो कि अक्टूबर और नवंबर का है। ठीक है, तो उसको हम करेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं संतोषी एजुकेशन है इसको। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज हम राष्ट्रीय परिदृश्य कर रहे हैं। ये आपका 2 महीने जो अक्टूबर और नवंबर है उसका है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, पहला सबसे याद आता है ये 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। ठीक है, 5 भाषा है उसमें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है। भारतीय भाषाई विविधता को पहचान और उसका सम्मान हुए संविधान को 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार इसमें भाषाओं को प्राचीनतम साहित्यिक परंपरा से संवर्धन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज दर्जा प्रदान किया गया है। शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा प्रदान करने वाला माध्यम से केंद्र सरकार इन भाषाओं को गहन प्राचीन इतिहास, विशाल साहित्य परंपरा, राष्ट्र और संस्कृत संरचना के उनके मूल्यों को योगदान को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, और इससे कुछ याद करने वाले तथ्य उनको थोड़ा देख लेते हैं। स्मरणीय तथ्य, 3 अक्टूबर 2024 को मोदी जी ने अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। ये 5 भाषाएं आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आपका एग्जाम लगा हुआ है। 13 दिसंबर को बीपीएससी का है 17वीं, और 22 दिसंबर को आपका यूपीपीसीएस फ्री है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक मराठी है, दूसरी पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला। इन जो 5 भाषाएं हैं इनको मान्यता दिया गया है। इन भाषाओं में मुख्य रूप से संबंधित देश के राज्य महाराष्ट्र में मराठी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए पाली और प्राकृत, पंजाबी के लिए बांग्ला और असम के लिए असमिया। या आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बिहार के लिए और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के लिए पाली और प्राकृत भाषा का चयन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ध्यान रखेंगे, इसलिए अलग से हाईलाइट मैंने कर दिया है। ठीक है, थोड़ा इन भाषाओं के बारे में जान लेते हैं। मराठी भाषा, मराठी भाषा भारतीय आर्यन इंडो आर्यन भाषा है जो व्यापक रूप से महाराष्ट्र राज्य में बोली जाती है। इस भाषा का इतिहास 2500 वर्षों से ज़्यादा पुराना हो चुका है। इस भाषा ने की उत्पत्ति प्राचीन महाराष्ट्री या प्राकृत और अपभ्रंश जैसी मराठी जैसी भाषाओं में हुआ था। मराठी भाषाओं का पहला अज्ञात शिलालेख जो है वो लगभग 2200 वर्ष पुराना है, जो कि नने घाटा शिलालेख में पाया जाता है। यहाँ महारठिनो शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, मराठी सबसे पुरानी और साहित्यिक कृति है गाथा सप्तशती में लगभग, जो कि 2000 वर्ष पुरानी हो चुकी है। ठीक है, यह सातवाहन वंश का शासक हला द्वारा रचित कविताओं का एक संग्रह भी है। ऐसा माना जाता है कि पहली शताब्दी में संकलित यह किया गया था। मराठी भाषा का इतिहास आपको यहाँ पर बताया गया है। ध्यान रखेंगे, कहीं पूछा जा सकता है, क्या पता। मराठी साहित्य विरासत में संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम सहित अन्य संतों ने इसकी रचना भी की थी। मराठी विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली शीर्ष 15 भाषाओं में से एक है। ठीक है, इसके देसी वक्ताओं में जो नेटिव स्पीकर हैं उनकी संख्या लगभग 110 मिलियन है। ठीक है, मतलब जो भारत में बोले जाते हैं वो 110 मिलियन लोग मराठी बोलते हैं। महाराष्ट्र में अधिकतर यही चलता है। ठीक है, उसके बाद जो पाली भाषा है उसको देखते हैं। पाली भाषा या पाली लैंग्वेज शब्द का आधुनिक काल में गढ़ा गया था। इस भाषा में सटीक उत्पत्ति विद्वानों के मत एक बहस का विषय हमेशा से रही है। 6वीं से 7वीं शताब्दी तक पाली के रूप में ज्ञात किसी विशिष्ट भाषा से कोई अस्तित्व में नहीं था। ठीक है, पाली भाषा के आरंभिक संदर्भ में बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष की टिप्पणियाँ भी मिलते हैं। इस भाषा की उत्पत्ति में के बारे में कई सिद्धांत उभर कर आए हैं, उनमें से कुछ नीचे दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। मैक्स वलेसन ने कहा, जर्मनी इंडोलॉजिस्टिक है के अनुसार पाली शब्द पाटल या पदाली से लिया गया है, जो कि इसका संबंध पाटलिपुत्र भाषा से दर्शाता है। पाटलिपुत्र जो भाषा है, जो कि बिहार की भाषा है, उस समय हुआ करती थी, पाटलिपुत्र उसको दर्शाता है। इंपॉर्टेंट है बिहार के पर्सपेक्टिव से। आरती चाइल्डर्स ब्रिटिश
ओरिएंटलिस्ट और प्रथम पाली भाषा अंग्रेजी शब्दकोश संकलनकर्ता के अनुसार पाली आम लोगों द्वारा बोली जाने वाले स्थानीय भाषा हुआ करती थी। और वही जो जेम्स अल्विस हैं उन्होंने बोला है कि पाली भाषा की पहचान गौतम बुद्ध के कालखंड में ज़्यादा प्रचलित हुई थी और मगध की भाषा के रूप में ये उभर रही थी उस समय। अल्पिस का मत था कि जो पाली का मूल नाम मगधी था, सम्राट अशोक के कालखंड में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। वर्तमान में पाली भाषा का अध्ययन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जैसे बहुत से देशों सहित चटगांव, जापान, कोरिया, तिब्बत, चीन और मंगोलिया में भी ये हो रहा है। गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्यों में पाली भाषा का उपयोग किया था। यह भाषा उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार मौलिक माध्यम बन गई थी। बौद्ध धर्म में प्रमाणिक साहित्य का पूरा ग्रंथ सार पाली भाषा में रचा था, जिसमें सबसे प्रमुख त्रिपिटक थे। ठीक है, जो पाली भाषा में त्रिपिटक रचना हुई थी, आपने बौद्ध धर्म पढ़ा है तो उसमें आपको त्रिपिटक अच्छे से पढ़ाया था मैंने। त्रिपिटक 3 पेटियों होती हैं। इसमें कौन कौन से ग्रंथ हैं? विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभ्यम पिटक हैं। प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार जो पाली साहित्य जातक कथाएं भी शामिल इसमें हुआ करती थी। प्राकृत भाषा में प्राकृतिक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में से एक समूह प्रतिनिधित्व करती थी। यह भारत की समृद्ध भाषाओं एवं सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा है। शंकराचार्य की उक्ति के अनुसार वचा प्राकृत संस्कृते श्रुति गिरो, इसका अर्थ है कि जो प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाएं भारतीय विद्या की संविकाएँ हैं, मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी हैं। आर्यन प्रणाली, चंद्र, वरुचि, सामंत, भद्र आदि अनेक प्रख्यात भाषाविदों मनीषियों द्वारा प्राकृत भाषा का ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, बाकी मैं इसको आपको बता रहा हूँ, बाकी इतना डीप में वो पूछेगा नहीं आपसे, बस ये पूछ सकता है कौन कौन सी भाषाएं ऐड की गई हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं तो देख ही लेते हैं, है ना, देख रहे हैं तो देख लेते हैं। और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस विद्वानों में कृतियाँ प्राकृत भाषा की गहरी समझ और इसके व्यापारिक नियमों का मूलभूत आधार प्रदान करती थी। भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों ने अपने उद्देश्य में इसी भाषा में दिए थे। संपूर्ण जो आगम साहित्य इसी भाषा में लिखा गया है। विविध भारतीय आंचलिक क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा से विकसित हुआ है। प्राकृत मौर्य अभिलेख सिक्कों में सम्राट अशोक के सम्राट खारवेल अभिलेख इन सभी भाषा में प्राकृत है। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भारतीय जनमानस की भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। महाकवि वक्ति पितराज के अनुसार भारतवर्ष के समस्त भाषाओं का मूल स्रोत प्राकृत भाषा हुआ करती थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसन्न ने भगवान महावीर की जन्मभूमि वैशाली के विषय में लिखे हैं गए विश्वविख्यात ग्रंथ वैशाली अभिनंदन ग्रंथ में प्राकृत भाषा के महत्व को स्वीकार भी किया हुआ है। स्पष्ट है कि भारतीय भाषा शास्त्र भाषाओं में बोलियों की उत्पत्ति, उनके अनेक क्रमिक विकास को समझने के लिए प्राकृतिक भाषा साहित्यिक ज्ञान अत्यंत आवश्यक हुआ करता है। असमिया भाषा का कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं। असम की आधिकारिक भाषा असमिया है। उत्पत्ति संस्कृत में हुई है। ऐसा माना जाता है कि असमिया भाषा भारत विकास 7वीं सदी के आसपास हुआ था। यद्यपि असमिया भाषा प्रत्यक्ष पूर्वज जो कि मगधी अपभ्रंश को माना गया है। विभिन्न विद्वानों ने जॉर्ज ग्रेसिन और सुनीत कुमार चटर्जी द्वारा बनीकांत काकती के अनुसार असमिया भाषा मगधी प्राकृतिक समूह से संबंधित है। इसके विरुद्ध कुछ अन्य विद्वानों ने जैसे कि बेनी माधव बरुआ और डिम्बेश्वर नियोग का मानना है कि असमिया भाषा की जड़ें कामरूपी प्राकृत में है। असमिया भाषा सबसे प्रारंभिक अभिलेख के रूप में कथा गुरुचरित नामक एक पुस्तक से प्राप्त होता है। अंग्रेजी में प्रयुक्त असम शब्द की उत्पत्ति एक्सोम से हुई है, जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी से संदर्भित करता है। असम शब्द का असम से शब्द विकसित हुआ है, जो कि उसे बोली जाने वाली भाषा संदर्भित करता है। असमिया भाषा उड़ीसा बांग्ला के साथ साथ समान भाषाई धरोहर को साझा करती है। साथ में इन तीनों के उद्भव एक ही मूल मगधी अपभ्रंश से हुआ था। वर्ष 1969 से 60 में भाषाई विद्रोह में असमिया को असम आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किए जाने के लिए प्रशस्त मार्ग किया गया था। ठीक है, और उसके बाद बांग्ला देख लेते हैं, बाकी ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। बांग्ला भाषा जातिवाद के रूप में बांग्लो इंडियन आर्यन भाषाओं से उत्पत्ति हुई है। बांग्ला असमिया ओडिया के साथ साथ मगधी, मैथिली और भोजपुरी दक्षिणी पूर्वी एक भाषाई समूह का निर्माण करती है। 19वीं शताब्दी में बांग्ला साहित्य के रूप में एक स्वर्णिम युग शुरुआत हुआ, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रभावशाली व्यक्तियों के महत्वपूर्ण का योगदान रहा है।
बंकिम चंद्र चटर्जी ने बांग्ला तथा कथा साहित्य की नींव रखी, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर, माइकल मधुसूदन दत्त, सुकांत भट्टाचार्य और काजी नसरुद्दीन इस्लाम जैसे कवियों ने साहित्यिक क्रांति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे पूर्व 6 भारतीय भाषाओं संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया और शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा मिल चुका है। इस प्रकार देश में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, तो 11 हो गई। ध्यान रखेंगे कितनी हो गई, 11 हो गई। बाकी यहाँ पर दिया हुआ है, आप ये सब देख सकते हैं कब कब दिया है, ठीक है। लेटेस्ट में ये आपका ये 5 भाषाएं जो दी गई हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे। आप डेट भले ही इतना ध्यान न रखें, डेट तो एक ही है, 3 अक्टूबर 2024, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। बाकी और जो दिया गया था वो सारा इसमें दिया हुआ है, कब कब दिया गया है, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वीडियो लंबी उसमें कोई मतलब है नहीं। बाकी आप PDF को मिलेगा ही, आपको पढ़ लेंगे, पढ़ना होगा तो आपको। जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हैं। जैसे कि ब्रिक्स किसी का सम्मेलन हुआ है 2024 में, ठीक है, 22 से 24 अक्टूबर के मध्य हुआ, कजान में हुआ। अभी मोदी जी गए थे वहाँ, शी जिनपिंग से भी मिले हैं, काफ़ी वायरल भी हुआ था। 16 ब्रिक्स सम्मेलन था ये। इसी के सम्मेलन में केंद्रीय विषय क्या था, न्यायपूर्ण वैश्विक विकास, सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को समृद्ध करना, ठीक है। इंग्लिश में आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर द जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ठीक है। यह शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था, रूस में हुआ था, रूस के कजान में। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह का विस्तार होने के पश्चात आयोजित होने वाला यह पहला ब्रिक्स सम्मेलन था। उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह के 4 नए सदस्य जुड़े हैं। तो कौन कौन से हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हुए थे, ठीक है। ये मैंने अलग अलग पेन से हाईलाइट करता हूँ ताकि याद करने में जो इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान रहे। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए सऊदी अरब को आमंत्रित दिया गया था, लेकिन अभी तक उसने यह निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था। जबकि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के नेतृत्व में ब्रिक्स समूह में होने वाले निमंत्रण को अस्वीकार भी कर दिया गया था। इस शिखर सम्मेलन में 2024 में प्रतिभाग करने वाले ब्रिक्स देशों में नेताओं में निम्नलिखित थे। ये जो नेता है वो वहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे ब्राज़ील से कौन था, लुई इनासियो लुला दा सिल्वा राष्ट्रपति, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग के रूप में ये जुड़े थे। रूस के खुद व्लादिमीर पुतिन थे, राष्ट्रपति थे। भारत के मोदी जी थे। चीन के शी जिनपिंग थे जो कि राष्ट्रपति हैं। दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा थे। मिस्र के अब्देल फतेह अल सीसी थे। इथोपिया से अबी अहमद थे। ईरान से मसूद पेजेस्कियन थे जो कि राष्ट्रपति हैं। UAE से शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान जो कि राष्ट्रपति हैं वहाँ के, वो लोग आए थे। उपयुक्त प्रतिभागियों में अतिरिक्त नाटो के सदस्य देश तुर्की ने पहली बार ब्रिक्स सम्मेलन में आमंत्रित अतिथि के रूप में भाग लिया, ठीक है। इसके सिवा जो नाटो संबंधित देश थे वो कौन थे, तुर्की भी इसमें भाग लेता है। ब्रिक्स के सम्मेलन 2024 में तुर्की का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति रेसेप तेपियन एर्दोगन द्वारा किया गया। आमंत्रित अतिथि के रूप में संयुक्त महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में भाग लिया। 24 अक्टूबर 2024 को ब्रिक्स सम्मेलन में प्लस आउटरीच प्रारूप का एक पूर्ण आयोजन किया गया, ठीक है। यह प्रारूप ब्रिक्स एवं वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल एवं पूर्व के भागीदारों के मध्य एक खुले संवाद का अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के देश के नेताओं के साथ भी एशियाई, अफ्रीकी, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिकी देशों प्रतिनिधिमंडलों ने इसमें बैठक में भाग भी लिया। 16वीं ब्रिक्स सम्मेलन समापन में कजान में घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र का 18 अगस्त को ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस के रूप में स्थापित करने की पहल का स्वागत किया गया। 18 अगस्त 2024 को प्रथम ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस के रूप में आयोजित होता है। ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस के रूप में एक पेशेवर अवकाश एनुअल प्रोफेशनल हॉलिडे है जिसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के अंतर्गत भौगोलिक और भू स्थानिक में संयुक्त संशोधन को बढ़ावा देना। इसमें भागीदार देश कौन कौन से हैं, ब्रिक्स में के दौरान भागीदार देश का नामक श्रेणी नई
न्यू कैटेगरी की स्थापना की गई है। भागीदार देश में ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य नहीं होंगे, हालांकि ये देश के ब्रिक्स के साथ साथ सहयोग बढ़ाने, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करने में समझदार होंगे। कुल 13 देश हैं इसमें, ठीक है, कुल 13 देश हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, ये गलत लिखा हुआ थोड़ा, कजाकिस्तान में मात्रा हो गया यहाँ पर, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम, ये सारे 13 के 13 देश इसमें शामिल हैं। वर्ष 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राज़ील द्वारा की जाएगी और 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील में ही आयोजित होने वाला है, ठीक है, 2025 में। ब्रिक्स सम्मेलन और भारत, थोड़ा नजर डाल लेते हैं। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अक्टूबर 2024 को रूस के दौरे पर जाते हैं। देखिए, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये, जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक एक लाइन पढ़ के बता रहे हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो अभी आप पीटी देंगे, पीटी के बाद मेंस देंगे, तो उसमें भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। ऐसा ना हो कि उसके लिए दोबारा से इसको बनाना पड़े। ठीक, कुछ फैक्ट और फैक्ट्स के साथ साथ डाटा बहुत सारा है इसमें, और वो भी ले सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, तो माइंड में रहेंगी तो ज़्यादा बेटर है क्लियरिटी के साथ, ठीक है। दम्मू रवि, सचिव आर्थिक मामले, ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के शेरपा थे, ठीक, कौन थे? दम्मू रवि। ब्रिक्स सम्मेलन में 2024 में इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस में व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भाग लिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो जापान वाला है इसे ध्यान रखेंगे, जो उनके राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियन, क्योंकि सबको लगभग आइडिया है मोदी जी और शी जिनपिंग तो उनकी वार्ता हुई है, लेकिन इनके ये भी साथ में, इनको भी ध्यान रखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति के मध्य पिछले 5 वर्षों में यह पहली औपचारिक द्विपक्षीय बैठक थी, ठीक है। 5 वर्षों में कोई, जब से वो गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था तब से ऐसा बहुत सारे मतभेद हो गए थे, तब से लेके 5 साल हो गए, और ये अब जाके फेस टू फेस वार्ता हुई है। इसके पूर्व दोनों नेताओं के मध्य 2019 में ब्रासीलिया में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में के अवसर पर प्रतिनिधि मंडल के रूप में स्तरीय बैठक में आयोजित हुए थे। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में के अवसर पर आयोजित ब्रिक्स प्लस आउटरीच पूर्ण सत्र में भाग प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल एस जयशंकर द्वारा किया गया था, ठीक है। ब्रिक्स सम्मेलन में, ब्रिक्स में अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन में पूर्ण सदस्य 9 सदस्य शामिल है, जिसमें निम्नलिखित भारत, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अमेरिका, इथियोपिया, यूएस शामिल है, ठीक है। ब्रिक्स समूह में लगभग 45% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जो पूरा वर्ल्ड है, एक पृथ्वी है, इसका 45% है वो ब्रिक्स समूह प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही में वैश्विक जीडीपी का 37.3% भी योगदान ब्रिक्स करता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है नोबेल पुरस्कार, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2024 का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। ये 21 अक्टूबर 1983 को स्कॉटलैंड में, स्वीडन में आविष्कारक उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल द्वारा नोबेल पुरस्कार के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 1895 में हस्ताक्षरित अपनी अंतिम वसीयत के रूप में उन्होंने मृत्यु के पश्चात शेष समस्त संपत्ति के उपयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष भौतिक विज्ञान, रासायनिक, चिकित्सा, शांति से जुड़े व्यक्तियों को पुरस्कार करने का निर्देश दिया गया था, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1833 में होती है, ठीक है। उसके बाद मतलब उसकी शुरुआत होती है 1833 में, जिसके नाम पे दिया जाता है, उसका जन्म होता है, और फिर उसके बाद 1895 में इसकी देने की शुरुआत होती है। उन्होंने 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फेडरेशन की स्थापना होती है, उसी में इसको शुरू किया गया, ठीक है। और देखते हैं पहली बार 1859 नहीं, ये सब की पृष्ठभूमि, एक्चुअली में पृष्ठभूमि उसकी, और जो उस देना शुरू हुआ 1859 में शुरू होता है देना नोबेल पुरस्कार। इस क्रम में अक्टूबर 2024 में विभिन्न नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशली जो साहित्य का और है वो ध्यान रखेंगे, और शांति का। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, ठीक है। तो स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थित द रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है, करने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार में संयुक्त रूप से 3 अर्थशास्त्री को प्रदान किया गया है, ठीक है। 3 अर्थशास्त्री प्रदान किए गए हैं उनको देने के लिए। पहले हैं डोरन एस मोग्यू,
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी अमेरिका के द्वारा, साइमन जॉनसन मैसाचुसेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के द्वारा ही, जेम्स रॉबिन्सन शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका के द्वारा दिया गया है। इन 3 अर्थशास्त्रियों को यह पुरस्कार संस्थाओं के गठन, आर्थिक समृद्धि, उनके प्रभाव शोध के लिए प्रदान किया गया है। इन अर्थशास्त्रियों के शोध फलस्वरूप विभिन्न देशों के मध्य समृद्धि में अंतर को समझने में मदद मिलती है। इन शोध के लिए किसी समृद्ध सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, एस्मोगलू और रॉबिन्सन की कई नई प्रभावशाली पुस्तकों का सह लेखन किया गया जो आर्थिक विकास और राजनीतिक शास्त्र के संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन करती हैं। इनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं: इकोनॉमिक्स ओरिजिन ऑफ द डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, व्हाइट नेशंस फेल, द नैरो कॉरिडोर। ठीक है, ये सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। साइमन जॉनसन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं, जो साइमन जॉनसन है। उल्लेखनीय है कि डेरन एस गोलू द्वारा साइमन जॉनसन पावर एंड प्रोग्रेस नामक पुस्तक का सहलेखन किया था, जो वर्ष 2023 में प्रकाशित हुआ था। उल्लेखनीय कि 2024 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए प्रदान किए जाने वाले 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर धनराशि तीनों विजेताओं में समान रूप से बांटी गई थी। ठीक है, नोबेल का जो शांति पुरस्कार है इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। 11 अक्टूबर 2024 को नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा और 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा होती है। ठीक है, तो यह पुरस्कार निहोन हिडांक्यो नामक जापानी संगठन को प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार में परमाणु हथियार से मुक्त एक विश्व की प्राप्ति के लिए संगठन द्वारा किए गए प्रयासों को प्रदान किया गया है। ठीक है, इस संगठन ने परमाणु हमले में जीवित बचे लोगों की गवाही को साझा करने के माध्यम से प्रदर्शित किया गया परमाणु हथियारों को फिर कभी उपयोग में न किया जाना चाहिए। निहोन हिडेंक्यो ने यह हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम हमले से जीवित बचे लोगों का एक संगठन हुआ करता है। उल्लेखनीय कि अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे। इनमें से लगभग 1,20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और ऐसा अनुमान है कि लगभग 6,50,000 लोग इस हमले में जीवित बच गए थे, जिन्हें जापानी भाषा हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1956 में स्थानीय हिबाकुशा संघों के प्रशांत और में नभकीय हथियारों परीक्षणों के पंडितों के साथ मिलकर A और H बम पीड़ित संगठनों जापान परिसंघ का गठन किया था। इसी नाम से जापानी भाषा छोटा कर निहोन हिंडिक्यो कर दिया गया। अब यह जापान का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली हिबाकुशा संगठन बन चुका है। निहोन हिंडिक्यो के असाधारण प्रयासों के फलस्वरूप एक सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय मानदंड विकास हुआ है, जिससे परमाणु हथियारों के प्रयोग में नैतिक रूप से अस्वीकार करार दिया है। इन मानदंडों को परमाणु निषेध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे चीज़। ठीक है, इम्पोर्टेंट है साहित्य के क्षेत्र में। स्टॉकहोम में स्थित द स्वीडन एकेडमी द्वारा 2024 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। ठीक है, 2024 में साहित्य नोबेल पुरस्कार दक्षिणी कोरियाई लेखिका हांगकांग है, इनको दिया गया है। नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता जीतने वाली यह पहली दक्षिणी कोरियाई महिला है। ठीक है, क्या है ये? पहली दक्षिणी कोरियाई महिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ की, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है ये। साथ ही दक्षिणी कोरिया दूसरी नागरिक हैं जिन्होंने कई नोबेल पुरस्कार भी जीते हैं। इन्होंने मतलब और भी नोबेल पुरस्कार जीत चुकी हैं। इससे पूर्व इन्होंने वर्ष 2000 में दक्षिणी कोरियाई के तत्कालीन राष्ट्रपति किम डे जुंग को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। साथ ही नोबेल साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाली यह 18वीं महिला बन चुकी हैं। ठीक, काफ़ी पास पुरस्कार है। हांगकांग नोबेल साहित्य में पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला भी हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों में पहली हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दक्षिणी एशियाई कोरियाई पहली महिला है और साथ में ये
नोबेल साहित्य का पुरस्कार जीतने वाली भी ये पहली एशियाई महिला बन चुकी हैं। हांगकांग को यह पुरस्कार उनके गहन काव्यात्मक गद्य मतलब पोइट्री के लिए प्रदान किया गया, जो ऐतिहासिक त्रसादियों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। हांगकांग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, द वेजिटेरियन के लिए भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, द वेजिटेरियन। यह उपन्यास सर्वप्रथम 2007 में कोरियाई भाषा में प्रकाशित किया गया था। वर्ष 2005 में माफ़ कीजिए 15 में इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद डेबोरा स्मिथ के द्वारा किया गया था। द वेजिटेरियन को इंटरनेशनल बुक प्राइज 2016 से सम्मानित भी किया गया था। हांगकांग द्वारा रचित उपन्यासों में ग्रीक लेसेंस, ह्यूमन एक्ट्स, वी डू नॉट पार्ट तथा द वाइट बुक भी शामिल किया गया था इसमें। ठीक है, उसके बाद रसायन की नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। ठीक है, हम इसमें एक काम करते हैं, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी और इतना तो मेंस में जो है पूछेगा नहीं इतने डिटेल में नोबेल प्राइज़ के बारे में। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो हम फिर बाद में भी मेंस का टाइम आएगा उसमें भी देख लेंगे। तो एक काम करते हैं, अभी हम जो फैक्ट्स डाटा है उसको ज़्यादा कवर करते हैं ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे ही 26 मिनट होने वाले हो गए हैं। ठीक है, तो ये 9 अक्टूबर 2024 को स्कॉटलैंड में दिया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष 3 वैज्ञानिकों को यह प्रदान किया गया है। कौन कौन? डेविड बेकर को, डेमिस हॉसबिस को, जॉन एम जम्पर को ये दिया गया है। ठीक है, और इस पुरस्कार के तहत क्या क्या मिलता है, तो इसमें 11 मिलियन स्वीडिश क्रेनर पुरस्कार की राशि आधा हिस्सा डेविड बेकन को तथा शेष आधा हिस्सा डेमिस हॉसबिन और जॉन बम्पर को प्रदान किया जाता है। मतलब क्या है, 11 मिलियन इसमें स्वीडन मतलब मिलेगा, उसमें से जो 50% है वो एक को दिया जाएगा और जो 50% बचेगा उसमें से 2 हैं सेकंड और थर्ड, उनको आपस में बटेगा। ठीक है, तो 5.5 मिलियन डेविड बेकर को जाएगा, उसके बाद जो 5.5 मिलियन है उसमें से इन दोनों को मिलेगा। ठीक है, इनके कार्य के रूप में दिया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, नोबेल पुरस्कार जीवन में सरल एवं रासायनिक प्रोटीन को उपलब्धि मान्यता प्रदान करता है। इन 3 वैज्ञानिकों ने कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे माध्यम से प्रोटीन और रहस्य को उजागर करने में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, तो इस वजह से इन्हें दिया गया था। बेकर ने पूरी तरह नए प्रकार के प्रोटीनों का भी निर्माण करने में उपलब्धियां भी हासिल की थी। ठीक है, डेमिसन हॉबिसन जॉन जम्पर कार्य के लिए थे, मतलब कुल मिलाकर प्रोटीन संरचना के लिए इनको ये और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, वो मेंस के लिए है तो हम देख लेंगे बाद में। प्रोटीन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कोशिकाएं जल और कार्बन युक्त अणुओं से बनती हैं। जल कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। इसके बाद अमीनो अम्ल के स्थान पे है। प्रोटीन निर्माण में अमीनो अम्ल द्वारा ही होता है। प्रोटीन आमतौर पर 20 विभिन्न अम्लों से मिलकर बना होता है। यूके के अनुसंधानकर्ता जॉन कैड्रिस और मैक्स पेरूटच ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी नामक विधि द्वारा प्रयोग प्रोटीन पहला त्रिविमीय मॉडल प्रस्तुत किया है। इसकी खोज वर्ष 1962 के रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार में प्रदान किया गया था। उसके बाद भौतिक विज्ञान का देख लेते हैं। ठीक है, 8 अक्टूबर स्कॉटलैंड में ये होता है। ये 2 वैज्ञानिकों को दिया गया था। कौन कौन से वैज्ञानिक हैं देखते हैं भी। जॉन जे हम्पीफील्ड और जेफरी हिंडन को ये दिया गया है। ठीक है, तो ये कृत्रिम जो तंत्रिक नेटवर्क है मशीन लर्निंग है, उसमें इन्होंने सक्षम बनाने वाले मौलिक खोजों को आविष्कार के लिए इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं जो कृत्रिम तंत्र का नेटवर्क क्या है। यह एक प्रकार का एक कंप्यूटिंग संरचना है जो मानव मस्तिष्क कार्य प्रणाली के मॉडल पर आधारित होती है। एएनएन का निर्माण इकाइयों के समूह द्वारा होता है जिन्हें नोड्स भी कहा जाता है। जिस प्रकार मानव का मस्तिष्क न्यूरॉन्स आपस में अंतर्बद्ध होते हैं, उसी प्रकार एएनएन नोड्स भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये नोड्स एक दूसरे के डाटा स्थानांतरण भी करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे मस्तिष्क न्यूरॉन एक दूसरे के विद्युत संकेत को भेजते हैं। ठीक है, कृत्रिम नेटवर्क के लिए उद्देश्य कंप्यूटर सीखने और मानव के समान कार्य करने के लिए सक्षम बनाना होता है। ठीक है, तो इसलिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नोबेल चिकित्सा में नोबेल, तो ये किसको दिया गया था? ये दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रूकुल को, अमेरिका से दोनों हैं। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, और ये आरएनए अनुसंधान हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
ठीक है। छोटे रोगों को नए वर्ग की खोज के लिए माइक्रो आरएनए कहा जाता है, ठीक है। तो इनको इसमें दिया गया था। उसके बाद जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 इम्पोर्टेंट है ये इतना है नहीं इम्पोर्टेंट, बाकी जो इम्पोर्टेंट है हम उसे कवर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव सूचकांक दिया जाता है। इस वर्ष केंद्रीय विषय क्या था? संघर्ष के मध्य गरीबी, ठीक है, पॉवर्टी एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये इसकी थीम थी। सूचकांक 2024 के तहत विश्व में 112 देशों में रहने वाले 6.3 बिलियन लोगों से संबंधित आंकड़ों को संकलित इसमें किया गया था। इनमें 6.3 बिलियन में 1.1 बिलियन लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी से स्थित निवास कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से 1.1 बिलियन गरीब लोगों की आधी से जनसंख्या 584 मिलियन 18 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चों की है। उल्लेखनीय जो वैश्विक गरीबी का स्तर है 27.9% बच्चे गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे हैं और वयस्कों के संदर्भ में 13.5% है, ठीक है। देखिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बहुआयामी गरीबी में लोग मतलब ये सब डाटा है। दक्षिणी कोरिया की जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है। विश्व की बहुआयामी 83.2% जनसंख्या उप सहारा अफ्रीका एवं दक्षिणी एशिया में निवास कर रही है, ठीक है। मतलब अधिकतर ये दक्षिणी एशिया है, वहाँ पर ये लोग अधिकतर निवास जनसंख्या वहाँ पर होती है। जो बहुआयामी गरीबी 83% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, अधिकतर गांव में ही गरीबी देखने को मिलती है। इस रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष से प्रभावित गरीबी दर उन देशों में लगभग 3 गुना अधिक है जो संघर्ष से प्रभावित नहीं है। मतलब जिसमें जैसे कि अफ्रीका में होता रहता है संघर्ष, घरेलू संघर्ष काफ़ी सारे जो होते रहते हैं, सत्ता परिवर्तन से कहते हैं, या फिर कुछ आपसी मतभेद या लड़ाई हो गई, मतलब किस देश में सामाजिक लड़ाई या कोई भी जो भी वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। लगभग 40% लोग गरीबी लोग से हैं, ठीक है। तो ये सब डाटा था कुछ। बहुआयामी गरीबी मिलियन में है, ठीक है। तो भारत में देखिए कितना है। भारत में 234 मिलियन है बहुआयामी गरीबी संख्या। पाकिस्तान में 93, इथियोपिया में 86, नाइजीरिया में 74 और कॉन्गो लोकतंत्र में 66, ठीक है। संयुक्त रूप से 5 देशों की बहुआयामी रूप से 1.1 बिलियन लोग आधी संख्या निवास करती है, ठीक है। ये सूचकांक है, ठीक है। ये SDG जो लक्ष्य है वो है, ठीक है। गरीबी के 3 आयाम तथा उनके संकेतक। पहला क्या है? स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा जीवन का स्तर। तो ये जीवन के स्तर में देखिए स्वास्थ्य में क्या आता है? पोषण आ जाता है और बाल मृत्यु दर को कम करना। उसके बाद शिक्षा में स्कूली शिक्षा के लिए वर्ष और उसके बाद स्कूल में उपस्थिति और जीवन स्तर को सही करने के लिए ईंधन, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, विद्युत और घर और संपत्ति, इन सब की जरूरत होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है भारत की स्थिति क्या है इसमें। भारत में बहुआयामी गरीबी लाने वाले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, मतलब काफ़ी स्तर सुधारा है। भारत का MPI मूल 2016 5 और 6 के 0.38 से घटकर वर्ष 2015-16 में 0.122 हो गया था। वर्ष 19-21 में 0.069 हो गया। भारत में 2005-6 में बहुआयामी गरीबी स्थिति निवास कर रहे लोगों की संख्या लगभग 645.9 बिलियन थी, लगभग 55.1% थी, जो कि 2015-16 में घटकर ये 371.9 मिलियन हो गई, जो कि 27% रह गई। तथा तो 2019-21 में 231.1 मिलियन हो गए रह गई, मतलब काफ़ी तेज़ी से सुधार हुआ है। ऊर्जा दक्षता के हब में शामिल होने की मंजूरी मिल गई है भारत को, ठीक है। मेन है यहाँ पर 16 संस्थापक सदस्य हैं, 2021 में लॉन्च होता है, ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी वो कहाँ पर है? पेरिस में है। मेन टॉपिक यहाँ पे है। 3 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत के ऊर्जा दक्षता हब को शामिल होने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के भारत की ओर से हब के लिए कार्यान्वित एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। BEE हब की गतिविधियों में भारत
की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। साथ ही BEE यह सुनिश्चित करेगा कि इस हब को भारत का योगदान उसके राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों के रूप हो सकता है। ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने के लिए भारत के ऊर्जा पद्धतियों और नवोन्मेषी संसाधनों को साझा करने वाले 16 देश विशेष रूप से पहुंच तक कायम करने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो अब हम यहीं तक रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में होगी उसकी हम आर्थिक परिदृश्य को कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके तब जाइएगा, क्योंकि उसमें आपको कुछ जाएगा नहीं, बस थोड़ा हमें अच्छा लगेगा और थोड़ा अच्छा लगता है जब लगता है कि हाँ जनसंख्या ज़्यादा है, या फिर थोड़ा मतलब फिर अच्छा होता है करने का मतलब है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।